नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइग्रेन और माइग्रेन से जुड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसको क्योर कर सकती है, परमानेंटली क्योर कर सकती हैं, और इसके क्या क्या कारण रहते हैं होने के, क्या क्या इसके ट्रिगर फैक्टर रहते हैं, किस किस टाइप का ये रहता है, किस किस स्टेजेस पे माइग्रेन हो सकता है और इसके लक्षण किस तरह से हमें फील होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ माइग्रेन? जब हम माइग्रेन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे एक इमेज बन जाती है कि सिवियर हेडेक किसी पेशेंट को होगा, लेकिन माइग्रेन हेडेक से बहुत अलग है। माइग्रेन में हेडेक एक सिम्टम के रूप में होता है, एक लक्षण ज़रूर हो सकता है, लेकिन हेडेक और माइग्रेन बहुत अलग कंडीशंस हैं। जिस तरह से हेडेक सिर्फ एक लक्षण है, ये लोकलाइज नहीं होता है, लेकिन माइग्रेन लोकलाइज हो सकता है। ये वन साइडेड भी हो सकता है, ऑल्टरनेट साइड हो सकता है। हेडेक हमारे विज़न को इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन माइग्रेन हमारे विज़न को इफ़ेक्ट करता है। हेडेक में किसी भी तरह की सेंसिटिविटी नहीं होती है, लेकिन माइग्रेन में हमें नॉइज़ की सेंसिटिविटी, लाइट की सेंसिटिविटी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। हेडेक जहाँ नॉर्मल पेन किलर से ठीक हो जाता है, माइग्रेन घंटों और डेज़ तक रह सकता है, काफ़ी दिन तक रह सकता है, और ये नॉर्मल पेन किलर से सबसाइड नहीं होता है। हेडेक के साथ आपको वॉमिटिंग और नोज़िया के सिम्टम नहीं मिलते हैं, मिल भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन माइग्रेन की कंडीशन में ये बहुत ही ज़रूरी दो सिम्टम हैं जो माइग्रेन के साथ जुड़े होते हैं। माइग्रेन होता क्या है? तो माइग्रेन एक स्ट्रॉन्ग हेडेक है, पेन होता है सर में, जिसके साथ आपको नोज़िया वॉमिटिंग फील हो सकता है, और लाइट की सेंसिटिविटी रहती है। आपका जो विज़न है वो ब्लर्ड हो जाता है, और ये लोकलाइज्ड होता है। ये लेफ़्ट और राइट कोई भी एक साइड हो सकता है, या ऑल्टरनेट साइड हो सकता है। कुछ घंटों से डेज़ तक रह सकता है। उसके बाद इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जो धीरे धीरे सबसाइड होती हैं। इसमें लक्षण किस तरह के रहेंगे? इसमें जो आपका पेन है सर में, वो थ्रॉबिंग पेन होता है, जिस तरह से हैमरिंग होता है, आपके सर में कोई हथौड़े मार रहा है, ऐसी फीलिंग होगी। आप चलेंगे तो चलने के साथ साथ हेडेक आपको ज़्यादा फील होता है। आई मूवमेंट के साथ आपका हेडेक बढ़ता है। लाइट की सेंसिटिविटी इसमें आपको फील होगी। इसमें लैक ऑफ एनर्जी, टायर्ड फील होता है आपको, और वॉमिटिंग फील होगी। साथ साथ आपकी जो थॉट्स हैं वो क्लाउडी हो सकते हैं, आपकी स्पीच स्लरी हो सकती है, आपका विज़न ब्लरी हो सकता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये आपको माइग्रेन के साथ देखने के लिए मिलेंगे। अगर इन सिम्टम का रिपीटेडली आपको अटैक मिल रहा है, रिपीटेडली ये आपके सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, तो इसको माइग्रेन अटैक कहा जाता है या माइग्रेन एपिसोड कहा जाता है। 4 स्टेज में होता है, लेकिन सभी पेशेंट में ये चारों स्टेज मौजूद हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। किसी पेशेंट में कुछ स्टेजेस एब्सेंट हो सकती है। ये चारों स्टेजेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। चारों स्टेज में अलग अलग सिम्टम्स कैसे आते हैं, तो आपको माइग्रेन को और अच्छे, और हेडेक से किस तरह से आप इसको अलग कर सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी। पहली जो स्टेज है वो है प्री मॉनिटरी स्टेज, दूसरी है ऑरा फेज, तीसरी है हेडेक स्टेज, नंबर 4 है पोस्ट डोमिनेटरी स्टेज। चीज़ समझने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरी पहली वीडियो ये देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और लाइक का बटन हिट करना मत भूलना। तो सबसे पहली स्टेज है प्री मॉनिटरी स्टेज, या फिर हेडेक से पहली वाली स्टेज होती है, या फिर इसको वार्निंग स्टेज भी कहा जाता है। हेडेक शुरू होने से पहले इस पेशेंट को क्या फील रहता है, ये इस स्टेज में काउंट होता है। स्टेज है ये हेडेक होने से कुछ घंटे पहले या डेज़ पहले हो सकती है। इसमें आपको स्टिफनेस ऑफ नेक रह सकती है, नोज़िया वॉमिटिंग फील होगा, सेंसिटिविटी लाइट से हो सकती है, नॉइज़ से हो सकती है। थोड़ी सी भी लाइट अगर आपकी आंखों तक जाएगी तो इसमें हेडेक सिवियर होने के चांसेस होंगे। नॉइज़ से जब भी आप शांत बैठे होंगे, थोड़ी सी भी आवाज़ से आप एग्रावेट फील करोगे। फ्रीक्वेंट यॉर्निंग आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और थका ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल
नॉर्मल डाइट लेने के बाद भी, नॉर्मल काम करने के बाद भी, रेस्ट के बाद भी आपको ड्राउजीनेस फील होगी। दूसरा है ऑरा फेज़। इसमें आपको सेंसरी लेवल पे डिस्टर्बेंस फील हो सकते हैं। इसमें आपका विज़न, टच और स्पीच तीनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं। विज़न में ब्लरी विज़न हो सकता है, स्लरी स्पीच हो सकती है, टच में आपको बॉडी पे नमनेस और टिंगलिंग फील हो सकती है, किसी भी मसल में स्पैज़म फील हो सकता है, फेस का हो सकता है। तो ऑरा कंडीशन में 3 फेज़ आते हैं। आपका आएगा विज़न ऑरा, सेंसरी ऑरा और मोटर ऑरा। सेंसरी ऑरा में आपको नमनेस और टिंगलिंग फील होगी। मोटर ऑरा में आपको स्लरी स्पीच हो सकती है, थॉट्स आपके क्लाउडी हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट बिल्ड हो सकती है, आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। उसके बाद आपका विज़न जो ऑरा है उसमें ब्लरी विज़न हो सकते हैं, डॉट्स आ सकते हैं। आपको दिखेगा कि हमारी आंखों के सामने डॉट्स आते हैं। पेशेंट आपको आगे कंप्लेन करेगा कि ब्लाइंड स्पॉट भी दिखते हैं, काले काले दाग जैसे हमारी आंखों के सामने घूम रहे होते हैं। इस तरह से आप पेशेंट आपका उसको नरेट करेगा। हमारा आता है हेडेक फेज़। ये इसकी सबसे माइल्ड टू सीवियर स्टेज होती है। इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। पेन आपका मूवमेंट के साथ बढ़ेगा। पेन थ्रॉबिंग पेन हो सकता है, हैमरिंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है, जिसमें आपको फुलनेस ऑफ हेड फील हो सकती है बेस ऑफ हेड पे, या लेफ़्ट और राइट साइड लोकलाइज हेडेक हो सकता है। इसमें आपको ब्लरी विज़न इसके साथ साथ देखने के लिए मिलेगा। नोज़िया और वॉमिटिंग इसके साथ आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे ही हेडेक आपको एक ऑरा फेज़ में ऑरा जैसा फील होता है कि कुछ होने वाला है, हेडेक में सिवियर और माइल्ड हेडेक होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है। हमारा पोस्ट ड्रॉम फेज़, 4th फेज़ ये हमारा रहता है। ये हेडेक और पेन सबसाइड हो जाता है, उसके बाद की जो स्टेज है उसको पोस्ट ड्रॉम स्टेज कहते हैं या फेज़ कहते हैं। इसमें पेशेंट को क्लाउडी फील होता है, कुछ भी वो प्रॉपर सोच नहीं पाता है, कुछ भी कर नहीं पाता है। जिस तरह से अगर वो काम करने चलेगा उसको कुछ भी थॉट्स नहीं आते हैं। कंफ्यूजिंग स्टेट एक तरह से इसमें बिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो रिसर्च के द्वारा पता चला है, कॉज इसके अननोन रहते हैं, लेकिन कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं जिसके द्वारा ये ट्रिगर हो सकता है, ये जो स्टेजेस हैं ये बिल्ड हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मेंटल और फिज़िकल एग्जॉशन। अगर आपका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, आई स्ट्रेन आपका बहुत ज़्यादा है, डेस्क वर्क आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद ये कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस्ड आउट आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपको नर्व्स में जो सिग्नल है उसमें प्रॉब्लम आती है, और सेंसरी लेवल पे इसमें डिस्टर्बेंसेस आपको फील हो सकते हैं। फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है 10 से 40 साल की उम्र में, ये बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलेगा। अगर ट्रिगर फैक्टर्स की हम बात करें, सबसे पहला ट्रिगर फैक्टर आता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप लैक ऑफ स्लीप करें, आपकी स्लीप जो है प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टाइम से आप नहीं सोते हैं, तब भी माइग्रेन की कंडीशन बिल्ड हो सकती है। नेक्स्ट दूसरा आता है हंगर। अगर आप बहुत टाइम तक खाना नहीं लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड जो है वो नहीं लेते हैं, तब भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेंज ऑफ वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। कई बार पेशेंट को चेंज ऑफ वेदर के टाइम माइग्रेन जो कंडीशन है वो बिल्ड हो जाती है और सिवियर पेन फील होता है। जो पेशेंट या फिर जो भी लोग स्क्रीन पे ज़्यादा काम करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन लगातार देखते हैं, उनमें भी माइग्रेन की कंडीशन बिल्ड हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस जैसे फ्लक्चुएशन होती है एस्ट्रोजन की हमारे मेंसेस के अराउंड, मेंसेस बिफोर और आफ्टर मेंसेस या ड्यूरिंग मेंसेस, हमारे जो हार्मोन है वो फ्लक्चुएट होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे भी माइग्रेन होने की कंडीशन बनती है, माइग्रेन होता है कुछ पेशेंट्स को। तो हार्मोनल जो हमारा बैलेंस है वो भी इसको इफ़ेक्ट करता है। हमारा एक्सेस कैफ़ीन, अगर कोई एक्सेस में कैफ़ीन कंज्यूम कर रहा है तो भी उसमें अल्कोहल हो सकता है, कॉफ़ी हो सकती है, टी हो सकती है, तब भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ। तो येस, होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है, जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन इसको सिर्फ मैनेज कर सकती है, होम्योपैथी के द्वारा इसको क्योर किया जा सकता है। तो वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसमें काम करती है। यहाँ पर मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कॉमन दी जाती हैं उनका जिक्र करूँगी। तो आप सेल्फ़ मेडिकेशन से हमेशा बचें और अपने आसपास के किसी होम्योपैथ के पास जाकर सलाह से एक मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। और जो मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको वो सिम्टम फील हो रहे हैं तभी आप उसको कंज्यूम करें। हमारी मेडिसिन है बेलाडोना 30। इसमें जो हेडेक है वो थ्रॉबिंग हेडेक होता है, राइट साइडेड हेडेक रहता है और ये लाइट के द्वारा एग्रावेट होता है। बॉडी में हीट फील हो सकती है और हेडेक जो है वो थ्रॉबिंग होता है, जिस तरह से हथौड़े मारते हैं उस तरह से हेड में फील होता है। इस कंडीशन में आपको बेलाडोना देनी चाहिए। अगर बेलाडोना के सिम्टम्स ये सब आपको मिल रहे हैं तो बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करेगी। हमारी मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। अगर किसी को बिज़नेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद उसको नॉइज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील होता है, जब वो सोता है उसको आसपास आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनमें ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती हैं। जो हेडेक है वो आपका आइज़ में सेटल होता है। लेफ़्ट साइडेड हेडेक इसमें कॉमनली देखने के लिए मिलता है। आइज़ की मूवमेंट के साथ आपका हेडेक बढ़ सकता है। अगर आपको भी ये सिम्टम फील हो रहे हैं तो ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा जलसीमियम 30। इसमें जो हेडेक है वो बेस ऑफ हेड पे ही होता है और आइज़ तक एक्सटेंड करता है। इसमें जो पेन है वो अराउंड आई आपको फील होगा और इसकी वजह से ही जलसीमियम का जो हेडेक है वो एग्रावेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जलसीमियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। हमारी ग्लोनाइन 30, अगर आपके हेडेक के साथ साथ आपको पूरी बॉडी में हीट फील हो रही है और थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक है आपका, तो इस कंडीशन में और हीट से ही आपका या सन हेडेक कह सकते हैं, हीट के द्वारा आपका जो हेडेक है वो कांस्टेंट बढ़ता जाता है और जैसे जैसे जो सनराइज़ है वो होता है और सनसेट होता है उस तरह से ये ग्रेजुअली घट जाता है। तो आपको ग्लोनाइन 30 बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए सीधे टंग पर। है हमारे इग्निशिया 30। अगर इमोशनल कॉज की वजह से आपका हेडेक बिल्ड हुआ है, अगर हेडेक इमोशनली या बहुत ज़्यादा रोने के बाद या फिर किसी की डेथ हो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुख है उसके बाद ये हेडेक हुआ है, तो इग्निशिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसमें हेडेक मिलेगा, आइदर वो लेफ़्ट हो सकता है, राइट और ऑल्टरनेट साइड देखने के लिए मिलेगा। इसमें स्पैज़म ऑफ फेस, मसल जो होती है फेस की वो स्पैज़म करती हैं और नेक की मसल में स्टिफनेस देखने के लिए मिलेगी। अगर कंटिन्यूस यॉर्निंग आपको देखने के लिए मिलेगी तो इस कंडीशन में इग्निशिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। हमारी नेट्राम्यूट 30 ये ए ग्रेड रेमेडी है माइग्रेन के लिए। इसमें आपका जो हेडेक रहता है वो भी वन साइडेड रहता है, आइदर लेफ़्ट और राइट हो सकता है। इमोशनल कॉज की वजह से ये भी एग्रावेट होता है। और जो लोग डेस्कटॉप पे या फिर स्क्रीन पे ज़्यादा काम करते हैं, आई स्ट्रेन जिनका ज़्यादा है, तो उसी कंडीशन में नेट्राम्यूट 30 दी जानी चाहिए। इसमें भी हैमरिंग हेडेक रहता है, जिस तरह से कोई हैमर आपको हथौड़े मार रहा है, फुलनेस ऑफ हेड रहती है, तो उस कंडीशन में नेट्राम्यूट 30 दी जानी चाहिए 2-2 बूंद दिन में 2 बार। इसको कंटिन्यूअसली रिपीट ना करें। इसकी आप 1 हफ्ते तक इसको लगातार ले सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें वैसे ही आप इसको लें। होम्योपैथी में वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, बहुत ही ज़्यादा रेंज में होम्योपैथिक मेडिसिन माइग्रेन में दी जाती है। तो क्योंकि होम्योपैथी हमारी सिम्टम के बेस पे प्रिस्क्राइब की जाती है, जिस तरह के आपके सिम्टम रहेंगे उस तरह से ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इसमें और भी मेडिसिन आती हैं, जैसे ये नक्स वोमिका जो कि डाइजेस्टिव हेडेक में काम करती है, सेंगुनेरिया जो राइट साइड हेडेक में बहुत अच्छा काम करती है, स्पाइजेलिया जो लेफ़्ट साइडेड हेडेक में बहुत अच्छा काम करती हैं, 30 जो कि मेंसेस से बिफ़ोर और आफ्टर जो हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। CPR 30 बहुत अच्छा काम करती है माइग्रेन स्टेट में।
प्लीज़ आप आपके आसपास के होम्योपैथिक स्टोर पर जाकर फिजिशियन से जाकर मिलें और उनसे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराएं। तो होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच। नमस्कार।